स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन करवा रही हूँ। और ये न्यूमेरिकल सारे आपकी बुक के हैं। बुक के लास्ट वाले न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन इस वीडियो में इंक्लूड है, जो क्या नाम है आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से भी है, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क भी कर दी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें पूछ रहे हैं इन 9 days 9.00 को पॉइंट के बाद आप इग्नोर कर लें, सिर्फ 9 days ये लिखा जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन 9 days द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेज टू 1 each the number present initially. What is the half life in days of the material? अब इसमें पूछ रहे हैं कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसकी क्या नाम है 9 दिनों में डिके होने के बाद, जब रेडियो एक्टिव मटेरियल 9 दिनों में डिके हो गया था, तो वो जो अपना 1/8 टाइम्स है वो रिड्यूस्ड हो गया है अपने ओरिजिनल वाले न्यूक्लियाई से। अब हाफ लाइफ क्या होगी रेडियो एक्टिव मटेरियल की इन 9 days में डिके होने के बाद? तो यहाँ मैंने इसका सॉल्यूशन करा है, जिसमें डेटा है सबसे पहले प्रॉपर तरीके से करा, आपने एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है। जिसमें जो इनिशियली टाइम दिया हुआ है वो 9 days है, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो इनिशियली ओरिजिनली प्रेजेंट थे, और उसको मैंने n0/8 से लिखा है। एन वो वाला है जो 1/8 टाइम रिड्यूस होने के बाद है, और n0 इसके इनिशियल है, तो 8 टाइम्स रिड्यूस हो गए, इसलिए मैंने एन को इजिकल्स टू करके n0/8 करके लिखा। अब हमें हाफ लाइफ लिखना है, और हाफ लाइफ को t1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है n इजिकल्स टू n0 1/2, और ये n का इंटीजर आपने होल स्क्वायर में लेना है। और ये जो n होल स्क्वायर है इसका फॉर्मूला है जो ऊपर हम जो इनिशियली में t दिया हुआ है, जो हमारी हाफ लाइफ निकलेगी उसके t से करना है। सॉल्यूशन में मैंने n लिखा है। अब n को हमने डेटा में गिवन दिया है n0/8, तो इस वाली लेफ्ट हैंड साइड पे n0/8 लिख लेंगे, और उधर भी n0 ही है। n0 और n0 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब रह जाएगा 8 डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जब कोई नंबर नहीं होता 1 आता है अपने इस फ्रैक्शन को स्टेबल रखने के लिए, तो ये 1/8 हो गया। अब 1/8 इजिकल्स टू 1/2 होल स्क्वायर, वो इंटीजर n रखा हुआ है। ये दोनों एक ही शर्त पर बैलेंस्ड होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, जब 2 पे मैं ऐसा स्क्वायर कि उस पे प्लेस करो इस n की जगह कि वो 8 के इक्वल हो। और ये आपको पता है जब भी आप स्क्वायर रूट करते हो फिर स्क्वायर निकालती हो, 2 × 2 इजिकल्स टू 4, एंड 4 2 8, ये 3 टाइम्स आप 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तब 8 मिलेगा, इसलिए n की जगह मैंने 3 रख लिया। अब आप कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट 1/2 होल स्क्वायर पे 3 रखोगे, 1/8 ही आंसर आएगा, इसलिए 1/2 तब 1/8 की इक्वल होगा जब n 3 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए n की वैल्यू निकल गई है। अब सेकंड फार्मूले के हिसाब से n को हमने दूसरी साइड पर रखना है, ऊपर छोटा t रखना है और नीचे हाफ लाइफ वाला सिंबल डालना है। अब t अपॉन हाफ लाइफ वाला जो सिंबल है वो इक्वल्स टू है 3 के, कि n 3 के इक्वल्स था। अब क्या होगा, ये जो हाफ लाइफ का सिंबल है ये 3 की जगह चला जाएगा, और ये 3 इस हाफ लाइफ वाले सिंबल की जगह आ जाएगा, और जो स्मॉल टी था वो 9 days के इक्वल था। अब हमें हाफ लाइफ निकालनी मटेरियल की डेज़ में, तो 3 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 रह जाएगा। रिजल्ट आपने इसी तरह लिखना है बिल्कुल, द हाफ लाइफ ऑफ द गिवन मटेरियल, या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल इज़ 3, इसमें डेज़ नहीं लिखा हुआ, सॉरी, आप इसके साथ डेज़ भी इंक्लूड कर लें। सेकेंड न्यूमेरिकल में पूछ रहे हैं द पी आइसोटॉप ऑफ फॉस्फोरस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 14.28 days, व्हाट इज़ इट्स डिके कांस्टेंट इन यूनिट्स ऑफ सेकंड इनवर्स। ये सेकंड इनवर्स है, प्लीज़ आप लोग इसको सही से देख लें, आप लोग की बुक में सही से लिखा होगा। इसका मैं सॉल्यूशन बताऊँ, इसके डेटा में मैंने पहले हाफ लाइफ निकाली 14.28 डेज़ है, लेकिन मुझे उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो एक साल में 86,400 सेकंड्स होते हैं, उससे इन डेज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.235 एक्सपोनेंट 6 सेकंड में। अब हमें इसका डिके कांस्टेंट करना है, और मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में बताया था कि डिके कांस्टेंट को हम न्यूक्लियर फिजिक्स में लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है लैम्डा इजिकल्स टू 0.693, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ वाला सिंबल। अब सॉल्यूशन में डिके कांस्टेंट निकालना है, ऊपर 0.693 आएगा। अब मैंने डेटा में ही हाफ लाइफ को सॉल्व करके बता दिया था, इसकी हाफ लाइफ होगी 1.235 एक्सपोनेंट का 6,
और इसको जब मैं 0.693 से इस वैल्यू को डिवाइड करूँगी तो हमारा डिके कांस्टेंट आएगा 5.62 एक्सपोनेंट -7 और इसका यूनिट हम लगाएंगे सेकेंड इनवर्स। और रिजल्ट की हेडिंग नहीं लिखी, इसका आप रिजल्ट लिखें द डिके कांस्टेंट ऑफ 15p32 फास्फोरस का सिंबल है, यहाँ पर डायरेक्ट फास्फोरस लिख लें, इस 5.62 एक्सपोनेंट -7 सेकेंड इनवर्स। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर लिथियम 3 लिथियम एटॉमिक मास इसका दिया हुआ है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। इसका डेटा देख लो आप लोग। ये क्वेश्चन आपको बुक के क्वेश्चन में पूरे ये डेटा गिवन है, मैंने जल्दी से कराने के लिए इसमें इतना ही लिखा है। MP जो मास है प्रोटॉन का वो मैंने निकाला है इसमें 1.00762 यहाँ पर दिया हुआ है एटॉमिक मास। वेट तो ये इसके प्रोटॉन का मास है और ये न्यूट्रॉन का है और ये इसका एटॉमिक मास है। अच्छा, और यहाँ C² की वैल्यू मैंने खुद से ही डाल दी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप लोगों ने भी याद रखनी है। अब इसके दो फार्मूलाज हैं मैंने मेनली लिखा है, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी का जो मेन फार्मूला होता है BE=delta-mc²। कभी कभार डेल्टा एम डायरेक्ट दिया हुआ होता है न्यूमेरिकल्स में, इसलिए ये वाला यूज़ करते हैं। इन केस अगर डेल्टा एम ना दिया हो और यूनिफाइड मास के आपके पास हो, ये जो यू जो इन सब के साथ लगाना है, प्रोटॉन के मास, न्यूट्रॉन के मास, इसके साथ जो यू लगे, इस यू को यूनिफाइड मास कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। मास को कभी कभार यू से भी हम एलिमेंट्स के रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो डेल्टा एम का फिर दूसरा फार्मूला है ZMP। Z ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ Z है हमारा 3, ये जो लिथियम के साथ 3 लिथियम है ना, और लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है, नॉर्मली 7 होता है। अच्छा, ये Z ये इसका हो गया एटॉमिक नंबर। उसके बाद एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन से, फिर ऐड करेंगे न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है N=A-Z, ये सॉल्यूशन में भी दिख रहा होगा, ऊपर भी लिखा हुआ है A-Z। इससे न्यूट्रॉन निकल जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे उसको न्यूट्रॉन के मास के साथ और माइनस हिसाब को कर लेंगे इसके एटॉमिक मास से। अब सॉल्यूशन में बाइंडिंग एनर्जी के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा एम को। डेल्टा एम का ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी समझाया लिखेंगे। न्यूट्रॉन का 7 - 3 करके 4 आ जाएगा, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए लिखा 3 लिथियम 7, फिर न्यूट्रॉन का 7 - 3 करके 4 हम न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। जब 3 मल्टीप्लाई होगा Z3 जो था 3 प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई होगा तो 3.02 आएगा। फिर जो 4 1.0086 से मल्टीप्लाई होगा 4.03464 आ जाएगा और माइनस इसको हमने 7.016 जो A हमें एटॉमिक मास लिथियम का मिला है, इस सब को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 0.040465 यूनिफाइड मास का यू लाजमी लगाना है। अब एट दी एंड हमने निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी, जो डेल्टा एम अभी निकला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 के साथ, जिससे बाइंडिंग एनर्जी हमारी निकल जाएगी और उसकी वैल्यू 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और रिजल्ट भी आप इसी तरह लिख सकते हैं, रिजल्ट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम इज़ 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। फोर्थ वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें पूछे द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज 225.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी इस बार दी है, पिछली बार निकालनी थी, इस बार दी है। अब हमें मास डिफेक्ट मालूम करना है और एटॉमिक मास यूनिट में ये जो डेल्टा एम था ना, ये मास डिफेक्ट था। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी दी है C² की, मैंने याद कहा था, बल्कि आपने याद कर लेनी है। अब BE वाला फॉर्मूला लगाना है। अब डेल्टा दूसरी साइड पे था, वो दूसरी जगह पे आ जाएगा, अपनी जगह पे रहेगा और बाइंडिंग एनर्जी के नीचे चला रहेगा C²। अब 225 को 0.0 लिखा है, 0 को इग्नोर करें, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 225 को जब 931.5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2415 यूनिफाइड मास आ जाएगा। और इसी तरह आप रिजल्ट में लिख सकते हैं द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज 0.2415 यूनिफाइड मास। फिफ्थ वन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं शॉर्ट करके जल्दी से समझा देती हूँ। हमें कॉपर का पैनी है, उसकी निकालनी है हमने कितनी एनर्जी एक कॉपर के पैनी को तोड़ने में लगेगी, हमने वो निकालनी, जिसमें हमें सैंपल का मास 3 ग्राम इनिशियली दिया हुआ है उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ब्रेक करने के लिए। तो सबसे पहले
या बुक से आप अपने अच्छे से क्वेश्चंस वो कर लें, उसके बाद ये वीडियो से आप समझ लें। अच्छा, ए है एटॉमिक मास 62.939598 यू। सैंपल का मास कैपिटल एम से रिप्रेजेंट का है 3 ग्राम। एन है एवोगाड्रोस नंबर है, इसको आगे सॉल्व करने में ज़रूरत है। इसकी वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट 27 और सी स्क्वायर की वैल्यू ऐसे कांस्टेंट मैंने दोबारा लिखी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और निकालनी है ई टोटल, यहाँ सही से दिख रहा हो, ई टोटल निकालना है आपने। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ई इक्वल्स टू अगेन डेल्टा एम सी स्क्वायर, और इस बार मास डिफेक्ट का फॉर्मूला चेंज आ जाएगा क्योंकि इस बार प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नहीं दिया, एवोगाड्रो नंबर और इसी एटॉमिक मास से हमने निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम निकालेंगे ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, सॉरी सबसे पहले हम मास डिफेक्ट निकालेंगे। मास डिफेक्ट निकालने के लिए जो सैंपल का 3 ग्राम का मास है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे एटॉमिक मास 62.93 समथिंग जो भी वो आ जाएगा। अगेन एवोगाड्रो नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी। पहले डिवाइड वाली वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मास डिफेक्ट आ जाएगा 1.512 एक्सपोनेंट 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहली वाली एनर्जी निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी। इस मास डिफेक्ट को हम वही कांस्टेंट 931.5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.85 एक्सपोनेंट 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी। अब ई टोटल निकालनी है, टोटल कितनी एनर्जी लगेगी, तो उसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसको हमने मल्टीप्लाई कराना होगा, जो हमने अभी अभी ये अपनी ई वाली एनर्जी निकाली है और सेकेंडली है 2 सॉरी ये जल्दी कैलकुलेशन करने के चक्कर में हो गया। ये जो मास डिफेक्ट जो ऊपर वाली वैल्यू में निकला था दैट वाज 2.87 एक्सपोनेंट 22। अब ये जो डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर हुआ है, ये जो हमें एटॉमिक मास मिला था 62, उसको यहाँ पर डेल्टा एम लिया हुआ है, उसको इस कांस्टेंट की वैल्यू से करेंगे तो 5.85 एक्सपोनेंट 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अब ई टोटल आएगा जो ऊपर वाला 2.87 एक्सपोनेंट का 22 हमने फाइंड किया था उसको लेंगे और ये 5.85 वाली वैल्यू को लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है एक कॉपर की पैनी को ब्रेक करने के लिए वो आ जाएगी 1.512 एक्सपोनेंट 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस साल के लिए लग रहा है, आप लोग प्लीज़ इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जो क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 6 है ये किसी हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझाने में भी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर लिया, जिसमें बीटा पॉजिटिव डिके के बारे में पूछ रहे हैं। एक होता है बीटा नेगेटिव डिके और एक होता है बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके में हमेशा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाता है और पॉजिटिव वाले में डिक्रीज़ हो जाता है। और एक खास बात बीटा डिके की जिसमें एटॉमिक मास पे कोई भी अफेक्ट नहीं आता, वेरी नहीं करता, वो कंजर्व रहता है इसमें एटॉमिक मास। अब पूछ रहा राइट द बीटा डिके प्रोसेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर विद देयर प्रॉपर केमिकल सिंबल्स इंक्लूडिंग Z and A फॉर ईच टॉर्टन न्यूक्लियस। इसमें बुक में एक पूछा था आपसे ये फ्लोरीन का और एक ऑक्सीजन का, यहाँ मैंने सॉल्व कर लिया है। जब फ्लोरीन में बीटा पॉजिटिव डिके होगा तो एटॉमिक मास सेम रहना, इसलिए दूसरी साइड पर ऑक्सीजन के ऊपर जो 18 है वो सेम ही रहा, लेकिन एटॉमिक नंबर माइनस हो जाएगा, जो नीचे 9 है ये Z होता है, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो 9 से 1 माइनस के 8 रह जाएगा और 8 आपको याद भी रखना चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। बाद में थोड़े बहुत सिंबल्स लगा ली कि पॉजिटिव ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। दूसरा 8O15 है ऑक्सीजन का, जिसमें से मैंने अगर बीटा पॉजिटिव डिके करा है तो 7 रह जाएगा, और 7 भी याद रखने की बात है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है। सिंपल सा ये क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्चुअली समझाने के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा। लास्ट न्यूमेरिकल से इम्पॉर्टेंट, इसमें पूछा डिवाइस इज यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर कंटेन 0.50 ग्राम ऑफ कोबाल्ट 29 CO 59.93 समथिंग यूनिफाइड मास है। द हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट इज 5.27 years. Determine the activity of the radioactive material. एक्टिविटी यानी ए फाइंड करना है। डेटा में सबसे पहले क्या दिया, मास 0.50 ग्राम्स, यानी 0.5 ही लेंगे इसको। अच्छा, एटॉमिक मास है हमारे पास दैट इज़ 59.933, ये हमारा यूनिफाइड मास है एटॉमिक मास, और हाफ लाइफ 5.27 ईयर्स है। इसको सेकंड में बनाने के लिए सबसे पहले ईयर्स को हम कन्वर्ट करेंगे डेज़ में, 365 डेज एक साल में होते हैं, और उसको 365 को हम सेकंड्स में फिर कन्वर्ट करेंगे 86,400 से मल्टीप्लाई करने के बाद
यागी इसकी हाफ लाइफ सेकंड में 1.66 एक्सपोनेंट 8 सेकंड्स में। 3 फार्मूले यहाँ मेनली लगेंगे। सबसे पहले डिके कांस्टेंट का, डिके कांस्टेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन ये हाफ लाइफ, और दूसरा लगेगा ये इस एन का नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल का एम अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एन है। उधर मैंने इसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करा है, यहाँ पर एन से करा है। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ए इज इक्वल्स टू लैम्डा एन, ये ए एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले निकालेंगे लैम्डा, 0.693 से जो हमने डेटा में निकाली हाफ लाइफ उससे डिवाइड करेंगे, जिसका आंसर आएगा 4.17 एक्सपोनेंट -9 सेकंड इनवर्स में। फिर निकालेंगे एन, जो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, अच्छा इसमें सबसे पहले ये भी बताता हूँ, एम में सैम्पल का मास आएगा 0.5 ग्राम या फिर 0.50 ग्राम ले लो, और नीचे ए इसका एटॉमिक मास आएगा जो 59.933 है, और मल्टीप्लाई इसको एवोगाड्रो नंबर से करेंगे, दैट्स अ कांस्टेंट 6.02 एक्सपोनेंट 27, इसका आंसर आ जाएगा 5.02 एक्सपोनेंट 21 नो यूनिट। अब एक्टिविटी निकालेंगे, ए इक्वल्स टू लैम्डा एंड, जब लैम्डा और जो अभी हमने वैल्यू निकाली है दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.10 एक्सपोनेंट 13, या तो उसको अब डिके पर सेकंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड लिख लें, यहाँ पर बैक्यूरल। वेट, यहाँ पे थोड़ी सी सॉल्व करवाना है, मैं करा देती हूँ। सो हियर इसमें लैम्डा की वैल्यू 4.17 एक्सपोनेंट -9 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एन की वैल्यू से 5.02 एक्सपोनेंट 21, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसका रिजल्ट आप लिख सकते हैं ऐसे, द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल इज 2.10 एक्सपोनेंट 13 बैक्यूरल और 2.10 एक्सपोनेंट 13 डिके पर सेकेंड। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में थोड़ी मिस्टेक से फिर भी समझ आ गई हो। तो इनकेस कोई भी चीज़ रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।